सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1774 से 1785 तक रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी में एक क्लर्क के रूप में कोलकाता आया था। यानी जब वारेन हेस्टिंग्स पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आया तो उस समय यह एक क्लर्क के रूप में आया था। कब आया था? 1750 में। और यह इतना अच्छा कार्य करता था कि इसके कार्य से खुश होकर अधिकारियों ने इसको एक से एक बढ़ता हुआ पद दिया था। यानी अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना। जब ये पहले क्लर्क के रूप में आया तो इसके कार्य को देखते हुए अधिकारियों ने पहले इसे कासिम बाजार का अध्यक्ष नियुक्त किया, उसके बाद बंगाल का गवर्नर बनाया और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल का वह गवर्नर जनरल कौन था जो कासिम बाजार का अध्यक्ष रहा, उसके बाद बंगाल का गवर्नर भी बना और उसके बाद कंपनी ने उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है? नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना की। फौजदारी और दीवानी अदालत के बारे में बात करें तो फौजदारी अदालत वह होती थी जो किसी अपराध से संबंधित होती थी। कैसा अपराध? जैसे किसी का मर्डर कर दिया, कोई चोरी हो गई, तो इस प्रकार की जो वारदात थी वो किसके अंतर्गत आती थी? फौजदारी अदालतों के अंदर उनकी सुनवाई की जाती थी। और दीवानी अदालत होती थी लगान से संबंधित, टैक्स से संबंधित कोई केस होता था वो दीवानी अदालत के अंदर जाता था। क्लियर है? तो फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना प्रत्येक जिले में किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। कब की थी? 1772 में की थी। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इजारेदारी प्रथा लागू की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इजारेदारी प्रथा किसने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने लागू की थी। दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा कब लागू की थी? 1772 में की थी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? राय रायन अधिकारी की नियुक्ति की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, राय रायन पद प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? राजा राजबल्लभ था। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स ने सरकारी खजाने या राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया। क्वेश्चन दो तीन तरह से पूछा जा सकता है। ये कैसे पूछा जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजकोषीय कोषागार या सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कोलकाता किसने स्थानांतरित किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने स्थानांतरित किया था। दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वारेन हेस्टिंग्स ने सरकारी खजाने या राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कहां पर स्थानांतरित किया था? कोलकाता में स्थानांतरित किया था। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने सरकारी खजाने को राजकोषीय कोषागार को कोलकाता स्थानांतरित किया था, इससे पहले यह कहां पर स्थित था? मुर्शिदाबाद में स्थित था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? तो 1774 में किया गया था। अधिनियम तो 1773 में बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। अगर ये पूछा जाए कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया, तो 1774 में बनाया गया था। ये पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था, क्लियर है। नेक्स्ट, कोलकाता उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहा जाए, उच्चतम न्यायालय कहा जाए या सर्वोच्च न्यायालय कहा जाए, ये सब एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो कोलकाता उच्चतम न्यायालय, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था, क्लियर है। नेक्स्ट, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने 1782 में अपने पद से इस्तीफा दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने कब इस्तीफा दिया था? 1782 में दिया था। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने किस बंगाली ब्राह्मण को कोलकाता सुप्रीम कोर्ट से झूठा आरोप लगाकर फांसी की सजा दिलवाई थी? तो आपका आंसर होगा नंद कुमार। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। प्रकोष्ठ सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को मिलने वाली 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन को बंद करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को मिलने वाली पेंशन किसने बंद करवाई थी? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बंद करवाई थी। और कितनी पेंशन मिलती थी? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती थी, क्लियर है। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स ने गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को आश्रय प्रदान किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को आश्रय किसने प्रदान किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने प्रदान किया था, क्लियर है। नेक्स्ट, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विलियम विल्किंस ने किया। क्वेश्चन बनेगा, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। कब किया था? 1785 में किया था, क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 में एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से किया गया। क्वेश्चन बनेगा, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? 1776 में किया गया। किस नाम से किया गया था? एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से किया गया था, क्लियर है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 1789 यानी 1789 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट था। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में पहली बार समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? 1780 में किया गया। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पहले समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, क्लियर है। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कोलकाता में पहला मदरसा स्थापित किया। तो क्वेश्चन बनेगा, पहला मदरसा कब स्थापित किया गया था? 1781 में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में। तो क्वेश्चन बनेगा, 1781 में कोलकाता में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था।
क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में की थी। नेक्स्ट, मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में की गई। फिर लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में की गई। अगर यह पूछा जाए द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में। अगर यह पूछा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना मुंबई में कब की गई थी, तो 1804 आंसर होगा। और लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब की गई थी, तो 1823 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वारेन एस्टिंग्स के समय में लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? यानी जब वारेन एस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस समय कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूहेला युद्ध। तो रूहेला युद्ध कब हुआ था? 1774 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूहेला युद्ध कब हुआ? 1774 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब रूहेला युद्ध हुआ था, उस समय पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन एस्टिंग्स था। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ? 1775 से 1782। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784। क्लियर है। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन एस्टिंग्स के समय में पारित हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में पारित हुआ था। फिर क्वेश्चन बनेगा, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन एस्टिंग्स था। क्लियर है। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर वारेन एस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, जहां पर बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि वारेन एस्टिंग्स ने किस बिल के विरोध में या किस एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में दिया था। फिर पूछा जाएगा कि इस्तीफा देने के बाद वारेन एस्टिंग्स कब इंग्लैंड पहुंचा था? 1785 में पहुंचा था। फिर पूछा जाएगा कि वारेन एस्टिंग्स पर महाभियोग किसने लगाया था? बर्क ने लगाया था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1795 में वारेन एस्टिंग्स को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। यानी जो अभियोग महाभियोग की प्रक्रिया लागू की गई थी, वो सभी आरोप उस पर से हटा दिए गए थे। तो क्वेश्चन बनेगा, वारेन एस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के आरोपों को कब हटाया गया था? 1795 में हटाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, बंगाल का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसे महाभियोग प्रक्रिया का सामना करना पड़ा था, वो था वारेन एस्टिंग्स। क्लियर है। ये क्वेश्चन थे वारेन एस्टिंग्स से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं, सर जॉन मैकफरसन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर जॉन मैकफरसन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1785 से 1786 तक रहा था। ये 1756 लिख रखा है, ये मिसप्रिंट है। आपका आंसर होगा 1786 तक, 1786। क्लियर है। नेक्स्ट, बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? जॉन मैकफरसन था। ये जो जॉन मैकफरसन था, इसको अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा, बंगाल का प्रथम अस्थायी गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? वो था जॉन मैकफरसन। क्लियर है। ये जॉन मैकफरसन से संबंधित पर्सन थे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस का पहला कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1786 से 1793 तक रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार बंगाल का गवर्नर जनरल 1805 में नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1805 में इसकी मृत्यु हो गई थी, तो 2 बार ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा
जो सिविल सर्विसेज है भारत की, वो किसकी देन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। जो आईपीएस अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति का भी श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। यानी भारत के अंदर ऐसी जिला फौजदारी अदालतें थी जिसके अंदर भारतीय जज हुआ करते थे, उनको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिया और उनकी जगह पर 4 ऐसी अदालतें बनाई जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती थी, जिनमें से 3 अदालत तो बंगाल के लिए थी और 1 अदालत बिहार के लिए थी। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार किसको सौंप दिए गए थे? कलेक्टर को सौंप दिए गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब किया गया? 1793 में किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो लोग काम करते थे वो अपना कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर किसने प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। क्लियर है? नेक्स्ट, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। कब की थी? 1791 में की थी। फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा, जोनाथन डंकन ने 1791 में बंगाल में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्लियर है? नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त योजना किसने बनाई थी? जॉन शोर ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त जो योजना थी वो बनाई तो जॉन शोर ने थी, लेकिन उसे लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस व मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा स्थायी बंदोबस्त को कहां पर लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना था तथा 10% भाग अपने पास पर रखना था। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि अगर जमींदारों के पास कुल 100 दाने अनाज के निकले हैं तो 90 दाने तो वो किसको देगी? कंपनी को देगी, और सिर्फ 10 दाने अपने पास रखेगी। यानी स्थायी बंदोबस्त के अंदर जमींदारों को बुरी तरह से रौंदने का उनका प्रोग्राम था। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में लड़ा गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लड़ा गया था। यह 1789 से 1792 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हुई? 1805 में हुई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहां पर दफनाया गया? गाजीपुर में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में स्थित है तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सर जॉन शोर के बारे में। ये सर जॉन शोर वही है जिसने स्थायी बंदोबस्त नीति को बनाया था। सर जॉन शोर का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1793 से 1798 तक रहा था। सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था? तो वो था सर जॉन शोर। नेक्स्ट, सर जॉन शोर के कार्यकाल में 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत
नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने की को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले के जमाने में क्या होता था, जब भी बच्चा पैदा होता था तो जब परिवार वाले ये देखते थे कि ये बच्चा लड़की हुई है, वो लोग क्या करते थे, लड़कियों को तो मार देते थे और लड़कों को जिंदा रख लेते थे। यानी जो लड़की पैदा हुई है उसको वो पालते नहीं थे, उसको उसी वक्त मार देते थे। तो इस चीज को उन्होंने क्या किया, अपराध घोषित कर दिया। जैसे एक आदमी को आप मारते हो उसी तरह से इस चीज को भी उन्होंने अपराध घोषित कर दिया। तो 1795 में किया था, किस नियम के तहत, बंगाल नियम 21 के तहत। क्लियर है। इसीलिए भारत में अब ये चीजें चलाई जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1798 से 1805 तक। सहायक संधि अपनाने वाला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली से पहले किसने किया था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। क्लियर है। नेक्स्ट, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, हैदराबाद था। कब की थी हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार, 1798 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, मैसूर था। कब की थी, 1799 में। नेक्स्ट, सहायक संधि ना स्वीकार करने वाले शासक कौन से थे, इंदौर के होलकर। इंदौर के होलकर शासकों ने क्या कहा था कि हम सहायक संधि को स्वीकार नहीं करते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा सहायक संधि क्या थी। सहायक संधि ये थी कि अंग्रेजों को ये लगता था कि ये शासक अपने राज्य को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, तो वो क्या करते थे, उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेते थे। या फिर कोई राजा होता था, वो मर जाता था और उसके उस समय तक कोई संतान पैदा नहीं हुई होती थी, तो भी ये उसके जो गोद लिए हुए बेटे को मान्यता नहीं देते थे और उसके राज्य को हड़प लेते थे। क्लियर है। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो क्वेश्चन बनेगा, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। क्यों की थी, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज के अंदर नियुक्त होने वाले अधिकारी थे उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जा सके। और ये कब स्थापित किया था, 1800 में किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के एलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। पहले तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के अंदर कोलकाता में ट्रेनिंग लेने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि इसे ऐसा ही कॉलेज जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कॉलेज, कहां पर खोला था, इंग्लैंड के हेलेबरी में खोला था, ताकि वहां से जो अधिकारी भारत भेजे जाए वो वहीं से ट्रेनिंग लेकर आए। तो यहां पर कितने साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, 2 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती थी। क्लियर है। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल को कहा जाता था, लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान 1804 में नियम 3 के तहत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह ही दंड का प्रावधान कर दिया गया था। वो था शिशु बालिका हत्या। इसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर बच्चे को मार दिया जाएगा तो वो दंड के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। कब ये पारित हुआ था, 1804 में। किस नियम के तहत, नियम 3 के तहत, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 में लड़ा गया था। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1803 से 1805 में लड़ा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद
1805 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया, परंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो दोबारा इसको नहीं ओपन करने वाले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सर जॉर्ज बार्लो के बारे में। सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 तक रहा है। जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल के दौरान 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ। वेल्लोर विद्रोह क्या था? वेल्लोर विद्रोह था सैनिकों का एक विद्रोह, जिसमें जो सैनिक थे उन्होंने कंपनी की जो सेवा शर्तें थी उनके प्रति अपना दुख प्रकट किया था या विद्रोह प्रकट किया था। क्लियर है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। फिर पूछा जाएगा कि वेल्लोर विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज बार्लो था। नेक्स्ट, सर जॉर्ज बार्लो ने 1807 में दासों के व्यापार पर रोक लगाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दासों के व्यापार पर किसने रोक लगाई थी? सर जॉर्ज बार्लो ने लगाई थी। कब लगाई थी? 1807 में लगाई थी। नेक्स्ट, अब बात करेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 तक रहा है। लॉर्ड मिंटो प्रथम ने 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि करने के लिए चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुई थी। फिर क्वेश्चन बनेगा कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि करने के लिए चार्ल्स मेटकाफ को किसने भेजा था? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने भेजा था। क्लियर है। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में पारित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि चार्टर एक्ट 1813 जब पारित हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम था। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1813 से 1823 तक। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। क्वेश्चन बनेगा, प्रेस पर लगे प्रतिबंध को बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने हटाया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हटाया था। नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। क्वेश्चन बनेगा, प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम किस गवर्नर जनरल ने बनाए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बनाए थे। नेक्स्ट, पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन कौन है? वासिल मोहम्मद, जीतू व करीम खान है। क्लियर है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वासिल मोहम्मद, जीतू व करीम खान का संबंध किनसे है? पिंडारियों से है। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? 1822 में। किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1814 से 1816 तक। और दूसरा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक लड़ा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, आंग्ल नेपाल युद्ध यानी अंग्रेजों और नेपाल के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो क्वेश्चन बनेगा कि नेपाल के किस व्यक्ति ने आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो अमर सिंह थापा ने किया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध संगोली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? संगोली की संधि के द्वारा। फिर क्वेश्चन बनेगा कि संगोली की संधि किसके बीच हुई? नेपाल व अंग्रेजों के बीच हुई थी या गोरखों व अंग्रेजों के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1816 में हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लॉर्ड एडम्स के बारे में।
तो लॉर्ड एडम्स का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? इसका 1823 में ही रहा था। बंगाल का स्थानापन्न गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एडम्स था। क्लियर है? लॉर्ड एडम्स ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन बनेगा बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड एडम्स ने लगाया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1823 से 1828 तक। नेक्स्ट बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ? 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था। नेक्स्ट लॉर्ड एमहर्स्ट के समय लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक लड़ा गया था। जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था वो यांडबू की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो क्वेश्चन बनेगा कि यांडबू की संधि कब हुई? 1826 में। किसके बीच हुई थी? बर्मा व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक 1803 में मद्रास का गवर्नर बना था। इसी के समय में 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। हम वेल्लोर के सैनिकों के विद्रोह के बारे में बात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि वेल्लोर के सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। वेल्लोर कहां पर किस के अंतर्गत आता था उस समय मद्रास के अंतर्गत आता था, और मद्रास का गवर्नर उस समय कौन था? विलियम बेंटिक था। क्लियर है? नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1839 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया। तो क्वेश्चन बनेगा सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1839 में किया गया। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसके सहयोग से किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 में सीसू बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो क्वेश्चन बनेगा सीसू बालिका हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। कब लगाया था? 1830 में। और 1830 में ही ठगी प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्लियर है? नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए किसे नियुक्त किया था? कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। क्लियर है? नेक्स्ट ठग किसकी पूजा करते थे? देवी काली की पूजा करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। क्लियर है? तो क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बना दिया गया था। नेक्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1828 से 1834 तक। नेक्स्ट भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1834 से 1835 तक रहा। तो आज हमने बंगाल के जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उन सभी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।